दोस्तों, आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोइम द विलेज स्कूल मास्टर को डिस्कस करेंगे। यह पोइम ओलिवर गोल्डस्मिथ की लॉन्ग पोइम द डेजर्टेड विलेज का एक भाग है। यह पोइम पहली बार 1770 में पब्लिश हुई थी और यह एक पास्टल एलेजी है जिसमें पोइट ने विलेज के एक स्कूल मास्टर को पोर्ट्रे किया है। इसकी ओरिजिनल पोइम द डेजर्टेड विलेज में पोइट ने एक ओबर्न नाम के विलेज का जिक्र किया है जो कि पोइट की एक प्योर इमेजिनेशन है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पोइट ने जिन विलेजेस में भ्रमण किया था उन्हीं विलेजेस के भ्रमण के अपने अनुभवों से इस विलेज की कल्पना की हो। पोइम में क्या होता है कि यह विलेज अब खाली हो गया है। यहाँ के लोग शहरों की चमक धमक से आकर्षित होकर इसे छोड़कर चले गए हैं। पोइट इस गांव में लौट कर आता है तो वह पाता है कि अब वह इस गांव में अपने आप को पहले जितना जिंदा दिल और रोमांचित महसूस नहीं करता है। अब उसे यह गांव सुनसान लगता है। इस गांव का पतन हो चुका है। गांव के ये हालात देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपना शोक प्रकट करता है। इसी बीच वह गांव में बिताए अपने खुशनुमा लम्हों की यादों को ताज़ा करता है और उन्हीं लम्हों में से एक है स्कूल मास्टर का पोर्ट्रेट। यह स्कूल मास्टर गांव में सड़क किनारे अपने घर में ही अपना एक छोटा सा स्कूल चलाता था। वह स्वभाव से बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय था। इसके बावजूद वह मजाकिया भी था और दयालु भी था, लेकिन वह केवल ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता था और वह बहुत से कार्यों में दक्ष भी था। इसी स्कूल मास्टर का चित्रण पोइट ने इस पोइम में किया है। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। Beside yon straggling fence that skirts the way with blossomed fudge unprofitably gay। इन लाइंस में पोइट स्कूल मास्टर के घर की लोकेशन के बारे में बताता है जहां पर वह एक छोटा सा स्कूल भी चलाता था। पोइट कहते हैं कि स्कूल मास्टर का घर उन बेतरतीब तरीके से खिली हुई चमकदार फर्ज झाड़ियों की बाड़ के बगल में हुआ करता था। ये फर्ज झाड़ियां अनप्रॉफिटेबली गे थी, यानी बिना किसी काम के चमकदार थी। अनप्रॉफिटेबली का मतलब बिना प्रॉफिट के, व गे का मतलब ब्राइट चमकदार, अर्थात जिनका कोई इस्तेमाल या जिनका कोई ज़्यादा फायदा न हो। अर्थात झाड़ियाँ चमकदार तो थी लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ये जंगली झाड़ियाँ थी। यूरोपियन कंट्रीज़ के गांवों में इस प्रकार की झाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। इस पर पीले फूल लगते हैं। इसके साथ पोइट कहता है कि और इन फर्ज झाड़ियों की बेतरतीब तरीके से फैली हुई बाढ़ सड़क को घेरे रहती थी। यहाँ योन वर्ड योंडर है जो कि आर्केइक वर्ड है जिसका अर्थ होता है दैट। वह स्ट्रेगलिंग का मतलब बेतरतीब तरीके से, फेंस का मतलब बाढ़, स्कर्ट्स का मतलब घेरे हुए होना, वे का मतलब सड़क, ब्लॉसम का मतलब खिलना, ब्लॉसम्ड का मतलब खिली हुई होना। देयर इन हिज नोइजी मैंसन स्किल्ड टू रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। जहाँ पर स्कूल मास्टर अपने शोरगुल वाले महल में अपना स्कूल चलाता था और छोटे बच्चों को पढ़ाता था, और वह वहाँ का एक कुशल शासक था। वहाँ पर उसी का राज था। इस लाइन में उसके घर को, जहाँ वह स्कूल चलाता था, उसको मैंशन यानी महल बताना और वहाँ उसका ही शासन होना से प्रतीत होता है कि स्कूल मास्टर वहाँ कठोर अनुशासन रखता था। ए मैन सीवियर ही वॉज एंड स्टर्न टू व्यू, आई नो हिम वेल एंड एवरी ट्रूएंट्स न्यू। पोइट कहता है कि मैं उस स्कूल मास्टर को भली भांति जानता था। वो बहुत सख्त था। सीवियर का मतलब सख्त और बहुत कठोर भी था। स्टर्न का मतलब कठोर। और वहाँ पढ़ने वाले वो बच्चे भी उनको भली भांति जानते थे जो स्कूल से बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के स्कूल से भाग जाया करते थे या स्कूल में नहीं आते थे। ट्रूएंट्स का मतलब वे स्टूडेंट जो बिना किसी अनुमति के स्कूल से भाग जाते थे या बिना किसी अनुमति के एब्सेंट रह जाते थे। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रेवलर्स लर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर्स इन हिज मॉर्निंग फेस। और वो डर से कंपाते हुए बच्चे, ट्रेवलर्स का मतलब कंपाते हुए बच्चे, उस मास्टर के सुबह सुबह आते ही उसके चेहरे मात्र को देखकर इस बात का पता लगा लेते थे कि आज उन पर क्या डिजास्टर्स यानी विपत्तियां आने वाली है। यहाँ ट्रेस का मतलब पता लगा लेना। आगे देखते हैं। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिटेड गली। वे बच्चे एक नकली आनंद के साथ हंसते थे। एट ऑल हिज जोक्स फॉर मैनी अ जोक हैड ही। उसके जोक्स पर, क्योंकि उसके पास अनेक जोक्स सुनाने को होते थे। अर्थात
वो स्कूल मास्टर गंभीर व सख्त होने के साथ साथ मजाकिया भी था। उसके पास बहुत सी मजाकिया बातें व चुटकुले आदि सुनाने के लिए होते थे, लेकिन बच्चे उसके जोक्स पर एक नकली आनंद के साथ ही हंसते थे। वास्तव में उन्हें कोई आनंद नहीं आता था। वे उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब नकली आनंद था। यहाँ काउंटरफिटेड का मतलब है नकली, वैकली का मतलब है आनंद। आगे पोइट कहता है, फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड, और वे बच्चे गोल गोल घेरे बनाकर कानाफूसी करते थे। कन्वेड द डिजमल टाइटिंग्स व्हेन ही फ्राउंड, और वो एक दूसरे को उस निराशाजनक समाचार को बताते थे जब वो अपने मास्टर के तेवर देखते थे। क्योंकि उन बच्चों के लिए जब मास्टर जी क्रोध में होते थे तब उनके लिए ये तेवर निराशाजनक ही होते थे। फ्राउंड का मतलब माथे पर क्रोध के भाव या तेवर, डिजमल का मतलब निराशाजनक, व टाइडिंग्स का मतलब समाचार, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। येट ही वॉज काइंड और इफ सीवियर इन ऑट, फिर भी वो दयालु ही था, या फिर किसी प्रकार से वो सीवियर होता यानी सख्त होता, तो उसके पीछे कारण ये था कि द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट, अर्थात कि उसका ज्ञान के प्रति प्रेम होना, वह ज्ञान को ज़्यादा महत्व देता था, और केवल यही उन मास्टर जी में फॉल्ट था, यही उनमें दोष था। अर्थात मास्टर जी वैसे तो दयालु ही थे, लेकिन वो अपने ज्ञान को ज़्यादा महत्व देने वाले स्वभाव के चलते कभी कभी बच्चों पर ज़्यादा सख्ती से पेश आते थे। द विलेज ओल्ड डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, वो सर्टन ही कुड राइट एंड साइफर टू। इन लाइंस में पोइट कहता है कि गांव के सारे लोग इस बात को मानते थे कि मास्टर जी विद्वान एवं ज्ञानी आदमी है, और वो मानते थे मास्टर जी निसंदेह लिख सकते हैं, और वे जोड़ बाकी हिसाब किताब में माहिर है। यहाँ साइफर का मतलब कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। लैंड शी कुड मेजर ट्रम्स एंड टाइड्स परचेज, वो ज़मीन का नाप तोल कर सकता था। इसके साथ साथ वो आने वाले तूफान व मौसम की भविष्यवाणी भी करता था। परचेज का मतलब भविष्यवाणी करना, व टाइड्स का मतलब समुद्र में उठने वाला जवार या तूफान। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, और यहाँ तक उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो किसी भी चीज़ का नाप कर सकता था। गेज का मतलब नाप करना। इन आर्ग्यूइंग टू द पार्सन ऑन हिज स्किल, और जब भी वो तर्क करता था तो पादरी भी उसकी कुशलता को स्वीकार करते थे। आर्ग्यूइंग का मतलब तर्क करना, बहस करना। पार्सन का मतलब पादरी, ऑन का मतलब स्वीकार करना। फॉर इवन दो वैंक्विस्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, भले ही वह हार जाए लेकिन अपना तर्क देना जारी रखता था। वो तर्क देना कभी बंद नहीं करता था। उसके तर्क देने की इस कुशलता को गांव के पादरी भी स्वीकार करते थे। आगे कहते हैं, while words of land length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around। इन लाइंस में पोइट कहता है कि जब भी गांव में कोई विवाद होता था तो वो मास्टर जी गांव वालों के सामने लंबे लंबे शब्दों में गरजने लगता था। उनके ये शब्द गांव वालों की समझ से परे होते थे, क्योंकि उनको तो उनके जैसा कोई विद्वान ही समझ सकता था। यहाँ वर्ड्स ऑफ लैंड लेंथ का मतलब है एक विद्वान के द्वारा काम में लिए जाने वाले लंबे लंबे शब्द जो आम इंसान के कम ही समझ में आते हों। थंडरिंग का मतलब गर्जना, और वो गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे घूरने लगते। रस्टिंग का मतलब गांव के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग। रैंक्ड का मतलब एक क्रम में होना, मतलब गांव वाले उसके चारों ओर एक क्रम में इकट्ठा हो जाते थे। एंड स्टिल द गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रू, हालांकि उन गांव वालों के मास्टर जी का लंबा चौड़ा तर्कों से भरा भाषण समझ में नहीं आता था। स्टिल दे गेज्ड, फिर भी वे उनको एक टक घूरते रहते थे। गेज का मतलब एक टक घूरना। एंड स्टिल द वंडर ग्रू, और उनका आश्चर्य बढ़ता जाता। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि मास्टर जी के इस छोटे से सिर में कितना कुछ भरा पड़ा है। गांव के भोले भाले लोगों को मास्टर जी की उच्च स्तरीय भाषा बहुत आश्चर्यचकित करती थी। वो बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण गांव वाले उनकी ओर एक टक देखते रहते थे। बट पास्ट इज ऑल हिज फेम, द वेरी स्पॉट वेयर मेनी अ टाइम ही ट्रायम्फ्ड इज फॉरगॉट। बट पास्ट
इज ऑल हिज फेम, लेकिन अब उसकी फेम यानी उन मास्टर जी की फेम यानी उनकी प्रसिद्धि अब अतीत बन चुकी है, अब वो अतीत का हिस्सा हो चुका है। द वेरी स्पॉट, यही वो जगह है, वेयर मेनी ए टाइम ही ट्राइम्फ्ड इज फॉर गॉड, जहाँ पर वह अनेकों बार वह जीता करते थे।